हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी वाइब्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट आपसे शेयर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट जहाँ पर हम हिस्ट्री सीरीज को कवर कर रहे हैं वहाँ जाएँ और आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझें। देखिए, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से जो इंसान था वो शिकार और संग्रह मतलब जो उसको इकट्ठा करने की आदतें थी, वो किस तरह से खेती बाड़ी और पशुपालन की तरफ आया। यानी हम समझने वाले हैं कि हंटर गैदरर से फार्मर बनने की जो जर्नी थी इंसान की, वो कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, जैसे ही आप एनसीईआरटी की किताब खोलते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पाएंगे चैप्टर 2 में पहले ही दिया गया है कि एक तुषार नाम का लड़का है जो अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। यानी वो रेल से यात्रा कर रहा है, दिल्ली से चेन्नई वो जा रहा है अपने एक रिश्तेदार की शादी में। रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिलती है, वहाँ से वो बाहर की तरफ देखता रहता है। बहुत तेज़ी से रेलगाड़ी चल रही है और पीछे पेड़ पौधे, खेत खलियान, घर सभी छूटते जा रहे हैं। वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ये सारी चीज़ें देखता रहता है। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे बताते हैं कि मात्र 150 साल पहले ही लोगों ने क्या की थी। 150 साल पहले ही लोगों ने रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। यानी उसके चाचा तुषार को बताते हैं कि क्या तुम जानते हो कि 150 साल पहले यानी 150 ईयर्स एगो जो लोग थे उन्होंने रेलगाड़ी से यात्रा करनी शुरू की थी और जो बस है इसके कुछ दशक बाद आई। तो तुषार सोचने लगा, क्या जब तेज़ चलती हुई सवारियां हमारे पास नहीं थी तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आखेटर खाद्य संग्राहक जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इन सारी चीज़ों का आप जिक्र देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो आइए, पहला जो पॉइंट है आरंभिक मानव, इसके बारे में जानते हैं। इन आरंभिक मानव के विषय में जानकारी हमें पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोज तथा गहन अध्ययन से प्राप्त होती है, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें उनकी भोजन खोजने के आधार पर आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आरंभिक मानव के बारे में क्या बताया है कि पुरातत्वविदों के द्वारा खोज की गई और गहन अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो आरंभिक मानव थे वो रहा करते थे। आज हम उन्हें उनके भोजन खोजने के आधार पर आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पे वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछलियाँ और चिड़ियों को पकड़ना, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि का संग्रह किया करते थे। आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे? तो जो देखिए आरंभिक मानव थे वो अपने खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछलियाँ और चिड़ियों को पकड़ना, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि का संग्रह करते थे। यानी उन्हें इकट्ठा करके रखते थे ताकि वो उन्हें खा सकें। अब देखिए, इसी में एक पॉइंट दिया गया है कि आरंभिक मानव जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अगर वह एक ही जगह पर बहुत दिनों तक रहते तो वहाँ पर के जो पेड़ पौधे थे या जानवर थे उन्हें वो खा करके समाप्त कर देते। इसीलिए वो इन वस्तुओं की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो बहुत सारे इसके कारण हैं। या तो एक मौसम में कोई फल फूल एक जगह पे हो रहा है, फिर दूसरी जगह पे हो जाएंगे तो दूसरे मौसम में, या मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के कारण जो तमाम तरह की उनकी यात्राएं होती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में कवर किया गया इसमें। तो देखिए, आरंभिक मानव जो था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करता था, तो इसके कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण ये है कि अगर एक ही स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते जो आरंभिक मानव थे तो आसपास के जानवरों, पौधों, फलों आदि को खाकर समाप्त कर देते, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे। इसीलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था।
जानवरों का शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। यानी कि वो जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों के पीछे चलते चलते वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। तीसरा कारण ये बताया गया है कि फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में पहुंच जाते थे। ठीक। मौसम परिवर्तन से होने वाले प्रभावों जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जो आरंभिक मानव थे वो मौसम परिवर्तन से होने वाले प्रभाव जैसे कहीं सूखा पड़ गया या बाढ़ वाली स्थिति आ गई तो वह उन स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है इसके भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो पुरातत्वविद हैं वो पुरानी वस्तुओं जिनका उपयोग हमारे आरंभिक मानव करते थे या जो आदि मानव किया करते थे उनका वो क्या करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। ऐसे लोगों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो जो पुरातत्वविद हैं वो कुछ ऐसी वस्तुएं उन्हें मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। क्यों? ये पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। जो पत्थरों के औजार हैं वो आज भी क्या हैं, बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर जो है वो कठोर होता है और इतनी आसानी से वो नष्ट नहीं होता, इसलिए पत्थरों के औजार आज भी कुछ बचे हुए हैं जो आरंभिक मानव प्रयोग किया करते थे। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। जो आदि मानव थे वो रहने की जगह किस तरह निर्धारित करते थे? लाल त्रिकोण वाले स्थान, अगर आप मानचित्र देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है तो लाल त्रिकोण वाले स्थान आप देखेंगे। जो लाल त्रिकोण वाले स्थान आप मैप में देखेंगे वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं वो कौन कौन से स्थान थे। भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं जो हैं ये 3 स्थानों को मानचित्र में दिखाया गया है। कुरनूल गुफाएं, हुंसगी और भीमबेटका। लाल त्रिकोण वाले वे स्थान हैं जहां पुरास्थल हैं, जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। ये लोग रहने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव करते थे जहां इनको भोजन की सुविधा जैसे शिकार, फल फूल, जड़, पानी इत्यादि आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही ये इस बात का भी ध्यान रखते थे कि इनको कोई जंगली जानवर न खा जाए और प्राकृतिक आपदाओं जैसे सर्दी, बरसात से बचाव हो सके। इसके लिए ये लोग कंदराओं व गुफाओं का चयन करते थे। भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। जो भीमबेटका है वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है और इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। इन गुफाओं में वे इसलिए रहते थे आरंभिक मानव क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो है वो नर्मदा नदी के पास मिली हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला। देखिए, शैल चित्रकला क्या है? पत्थरों पे बनाई गई जो चित्रकला है उसको बताया गया है। जैसे गुफाओं में ये लोग रहते थे और इनमें कुछ दीवार पर चित्र मिले हैं जिसमें कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। देखिए, शैल चित्रकला क्या है? जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उन्हीं के दीवारों पर कुछ शैल चित्र मिले हैं। ये कौन कौन से स्थान हैं? उदाहरण के लिए बताया गया है कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से ये चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवर जो थे उनकी बड़ी कुशलता से सजीव चित्र बनाए गए हैं। आग की खोज। देखिए, आग की खोज के बारे में क्या बताया गया है कि सर्वप्रथम राख को कुरनूल गुफाओं में पुरातत्वविदों ने पाया था। इससे स्पष्ट होता है कि जो आरंभिक मानव था वो आग जलाना सीख गए थे।
इसका उपयोग ये लोग मांस पकाने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया करते थे। नाम और तिथियाँ। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का नाम पूरा पाषाण काल रखा है। देखिए, पूरा पाषाण काल दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अब देखिए, मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानियाँ थीं इसी काल के दौरान घटित हुई थीं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय सीमा जो है वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। इसी कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग शिकार करते थे वे लोग इनके साथ आए और इनके खाने पीने की आदतों व प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। देखिए, अचानक से मौसम परिवर्तन होता है और बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ती है, जिसके कारण घास तेज़ी से पैदा होते हैं। इस कारण से भेड़, बकरी, गाय जो कि घास खाकर जिंदा रहते हैं इनकी संख्या बढ़ी। अब जो इन पशुओं का शिकार करते थे वे इनके साथ रहने लगे, इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे और धीरे धीरे इनको पालने भी लगे। फिर लोगों ने भोजन के लिए इनको बटोरना आरंभ कर दिया और साथ ही इनको पैदा करना भी सीख लिया और इस तरह धीरे धीरे वो खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जहोम का इसमें जिक्र किया गया है जो कि वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें से उतरने के लिए वो सीढ़ियों का प्रयोग करते थे, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी इन्हें सजाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। आरंभिक मानव के औजार। आरंभिक मानव पाषाण के बने औजारों का प्रयोग किया करते थे, यानी पाषाण यानी पत्थरों के बने। ये दो तरह से बनाए जाते थे। पहली तकनीक इसके पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक, इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड़ को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और इस क्रोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। देखिए, मेहरगढ़ जो है एक ऐसा स्थान है जो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था।
यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मेहरगढ़ में घरों की विशेषता बताई गई है। देखिए, मेहरगढ़ जो है वो स्थान था जो कि हरा भरा था और ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास यह स्थान है। और यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष थे उन्होंने सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, जैसे हिरण, सूअर, ठीक, भेड़ बकरियाँ इत्यादि की हड्डियाँ मिली हैं। अब देखिए, यहाँ के घरों की विशेषता बताई गई है कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, यानी वे चौकोर और आयताकार घर बनाते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी कि अनाज को इकट्ठा करने के लिए वो रखते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी मेहरगढ़ के जो लोग थे वो मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी इंसान क्या होता है का जीवन होता है, इसलिए वो कब्रों में क्या करते थे, मृतक के साथ कुछ सामान रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई सारी कब्रें मिली हैं जिसमें मृतकों के साथ सामान रखे मिले हैं। देखिए, एक जिक्र किया गया है कि एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ऐसी ही सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।